डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? कोलेस्ट्रॉल। तो मेरा आप सभी लोगों से सिंपल सा सवाल है कि क्या ये प्रॉब्लम है क्या? कोलेस्ट्रॉल लोगों की प्रॉब्लम है या नहीं है? आज आप देख रहे हो क्या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है या नहीं हो रही है? आपके आजू में, बाजू में, अगल में, बगल में, अड़ोसी में, पड़ोसी में जो है ना कोई कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से ग्रसित होगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है? क्यों लोगों को आजकल कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रही है? इसके पेशेंट क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं मार्केट में? और इसका क्या सोल्यूशन है, हम इसको जड़ तक समझने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को ना कोलेस्ट्रॉल से डर लगता है ना। कोलेस्ट्रॉल अगर प्रॉब्लम हो गई तो पता है ना, इधर लिखा हुआ डायग्राम में बना हुआ है कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है ना। आपको ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस वगैरह सारी बीमारियां जो है कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आपके आर्टरीज में क्या क्रिएट कर रहा है? ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। इससे क्या है ना, लोगों को आज डर बनी हुई है। और आज आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जा रही है 30-35 साल की उम्र में तो प्रॉब्लम क्या हो गई है? आम हो गई है। यानी कि 30-35 साल की उम्र में जो है ना ये प्रॉब्लम, अगर आप चेकअप कराने जाओगे, अगर कोलेस्ट्रॉल का जब आप टेस्ट कराओगे, तो टेस्ट के दौरान आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो है ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ, नागपुर सिटी में, एक डॉक्टर हैं जिनको देवदूत कहा जाता था। वो न्यूरो सर्जन थे और बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने किया। एक हफ्ता पहले की बात है, ऐसे डॉक्टर जिसको देवदूत कहा जाता है, वो डॉक्टर भी हार्ट अटैक से क्या हो गए? उनकी डेथ हो गई। तो अगर डॉक्टर की डेथ हो सकती है, तो हम तो क्या है, हम तो भली भांति जो है ना समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से हमें। तो इससे डरना नहीं है। अरे सर, आप तो डरा रहे हो, है ना? डरा नहीं रहा हूं मैं चाहता हूं आप लोग कि इसकी समझ आपको हो जाए, जिससे वजह से क्या हो जाए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको समझ के साथ काम करना है। नहीं तो समझ के साथ काम नहीं करेंगे, जड़ अगर मालूम नहीं रहेगी, तो आप क्या रहेंगे? चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे, डरते रहेंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इसका आपको डर बना रहेगा। सो आगे हम समझते हैं कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल इतनी भयंकर बीमारी है, क्या वास्तव में इतनी भयंकर है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इतनी भयंकर है क्या? तो अभी आपको ना पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर आप बने रहिए। लास्ट में हम क्या करने वाले हैं ना, हम कुछ डेमो भी आपको दिखाने वाले हैं, जिससे कि कैसे आपको जो है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेस, पूरा फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना रहता है कि अगर आपका किसी चीज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बेस क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो उस चीजों को आप जो है ना आसानी से जो है कि उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटली क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे, पैसे पे पैसे आपके खर्चा होते रहेंगे, और फिर दिक्कतें बढ़ती रहेगी। सो जो कोलेस्ट्रॉल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम समझते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, वास्तव में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझने वाले हैं ऐसे, है ना? तो 1 मिनट होल्ड करिए, बस मैं आपको वो करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ना कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ये किन किन चीजों में काम आता है। जिसको आप प्रॉब्लम बोलते हो, देखो कितनी बड़ी जो है ना, आपके लिए कितनी बड़ी चीज है ये कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जो आपका सेल का मेम्ब्रेन होता है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। और ये हमारे सेल्स की परत को बनाता है, हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, जो परत होती है, उसके निर्माण में जो है ना योगदान देता है। तो अगर ये हमारा मेम्ब्रेन बना सकता है, इसका मतलब ये तो अच्छी चीज है। हमारे मेम्ब्रेन को बनाता है, इसका मतलब जब मेम्ब्रेन अगर प्रॉपर रहेगा तो हमारा सेल्स क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, हमारा सेल्स फ्लेक्सिबल रहेगा,
और ये जो मेम्ब्रेन है क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने में मदद करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये मेम्ब्रेन, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, मेम्ब्रेन बनता है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या है, बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, लेकिन बुरा क्यों बन जाता है इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। पहले आप समझो कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, हमारा सेल का मेम्ब्रेन बनता है। सेल की ऊपर की जो परत होती है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, और सेल का अगर मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से रहे तो हमारे सेल्स को मजबूती देता है, सेल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से सेल्स के अंदर जा पाते हैं। जो भी आप खाना खाते हो, वो खाने का जो न्यूट्रिएंट्स होता है सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से अगर जाएगा तो आपका सेल्स हेल्दी रहेगा। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है। बुरा क्यों होता है, हम थोड़ी देर में समझने वाले, पहले हम उस किसी चीज की ना अच्छाई समझ लेते हैं। डायरेक्ट बोले कि बुराई बुराई करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बोले कितना मेरे को बुरा बता रहा है ना, मेरे में तो इतनी सारी खूबियां हैं और ये बुराई 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 बताते जा रहा है। तो पहले उसकी हम अच्छाई पे बात करेंगे, और फिर वो क्यों बुरा हो जाता है, क्यों जो है कि वो गड़बड़ करता है हमारे बॉडी में, क्यों जो है कि लोग उसके साथ परेशान हो जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली अच्छाई हमने ये समझा कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। दूसरी अच्छाई इसकी क्या है, आपके हड्डियों के निर्माण में भी ये जरूरी है। आपकी जो बोन्स है, वो बोन्स किससे बनती है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। मतलब कि जो कैल्शियम है आपके हड्डियों को जो निर्माण करने के लिए चाहिए ना, वो विटामिन D3 उसको चाहिए रहता है। अगर विटामिन D3 बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और विटामिन D3 किससे बनेगा, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। मतलब कि आपकी जो हड्डी है, जो बोन्स है, उसको जो है कि बनाने में किसकी भूमिका है, कोलेस्ट्रॉल की भूमिका है। कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो विटामिन D3 का फॉर्मेशन नहीं होगा, और विटामिन D3 का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम से ही तो बोन्स का निर्माण होता है। बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कोलेस्ट्रॉल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रॉन्गर बोन्स के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। मतलब इतना अच्छा है कोलेस्ट्रॉल, है ना। अभी तो आपको लगा होगा कि ये तो बुराइयां बताएंगे, लेकिन ये तो अच्छाइयां बता रहे हैं, चल क्या रहा है। तो आगे हम थोड़ा थोड़ा समझो आप, तो आपको सारी चीजें क्लियरिटी आ जाएगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या करता है, हमारे बोन्स को भी निर्माण करने में मदद करता है। और क्या करता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना विटामिन D3 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख रहे हो ना, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है विटामिन D3 में। जैसे ही आपके स्किन पे सन की जो है कि रोशनी पड़ती है, तो कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन D3 बनता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी ना, तो जो सूरज की जो रोशनी है, जिसको बोलते हैं ना कि आप धूप में बैठोगे तो विटामिन D मिलेगी, तो विटामिन D डायरेक्ट आपके अगर बॉडी में जो है ना जाकर के काम नहीं करती है, कौन सी काम करती है, विटामिन D3 काम करती है। तो विटामिन D3 कैसे कन्वर्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल से ही कन्वर्ट होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम आ रहा है, मजबूत बोन्स के लिए काम में आ रहा है, आपकी मसल्स स्ट्रेंथ में भी काम आता है। विटामिन D3 किस में काम करती है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ में काम करती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल उसमें भी काम में आ रहा है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो है कि विटामिन D3 का जो है कि योगदान होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं रहेगा आपके बॉडी में, तो विटामिन D2 विटामिन D3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। और प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से विटामिन D3 नहीं मिलेगी, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि कोलेस्ट्रॉल किसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपके सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने समझा कि हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने समझा कि विटामिन D3 हमारे बॉडी में जो होती है उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल ही इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से ही जो है ना पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, देखो आपके यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में। अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उनको एनर्जी और स्टेमिना की कमी हो जाएगी, उनके सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उनके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ना बहुत सारी चीजें होती हैं, मेल्स में अगर उसकी कमी हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल से ही क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा है ये तो।
सेल का मेम्ब्रेन भी बना रहा है, हमारी बोन्स को भी स्ट्रांग रख रहा है, विटामिन D3 का भी फॉर्मेशन कर रहा है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बना रहा है। बोले सर आपने मेल्स का तो बता दिया, फिर फीमेल्स का क्या, उसके लिए भी कुछ करता है क्या? बिल्कुल करता है ना। फीमेल्स के लिए क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन में मददगार होता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, फीमेल की जो MC होती है उसको संतुलित रखता है, बोन डेंसिटी उनके अंदर बनाए रखता है, स्किन और हेयर हेल्थ में भी अच्छा होता है। आपकी जो स्किन्स है, जो हेयर है, उसकी हेल्थ को क्या करता है? प्रॉपर करता है, जो है कि उसको संतुलित करता है। आपके मूड को प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखता है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की कमी हो जाए, कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो, तो आपका मूड क्या हो जाएगा? मूड स्विंग होने लगेगा, है ना, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल कम रहा तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाएगी, और बोन में वीकनेस आ जाएगा। तो इतना सारा काम कर रहा है ना, कितना सारा काम कर रहा है कि हार्मोन को भी बैलेंस रख रहा है, पीरियड्स को भी रेगुलर करने में जो है कि काम कर रहा है, मूड को स्विंग करने में, मतलब मूड स्विंग नहीं हो, है ना, मूड प्रॉपर तरीके से काम करे, और आपका बोन्स भी वीक नहीं हो, इसमें भी काम करता है। और दूसरा किस में काम करता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाने में भी ये काम करता है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन किस में काम आता है फीमेल्स में? उनकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, एंजाइटी को कम करता है, और स्लीप क्वालिटी को सुधारता है। अगर आपकी इसके बॉडी में इस हार्मोन की कमतरता हो जाए, तो आपकी स्लीप क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। जब नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो पूरा दिन क्या रहेगा? डिस्टरबेंस रहेगा। हार्मोन्स क्या हो जाएंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे। PCOD की प्रॉब्लम होने लगेगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना, और स्लीप प्रॉब्लम तो होगी ही। इसका मतलब इतनी सारी चीजों में क्या कर रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल काम कर रहा है। ये हमारे बॉडी में जो है कि क्या होता है, पित्त पित्त के फॉर्मेशन में भी काम आता है, जिससे पित्ताशय जो होता है ना, उसको भी प्रॉपर तरीके से क्या करता है? फॉर्म करता है। जब इतने सारे फायदे हैं कोलेस्ट्रॉल के, तो भगवान ने क्या किया ना, इंसानों के ऊपर छोड़ा ही नहीं। भगवान ने क्या किया? इंसानों के ऊपर नहीं छोड़ा, इन्होंने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल की जो मशीन है, हमारे बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली मशीन। जब इतने सारे फायदे आपने देखा ना, पहला फायदा क्या देखा आपने? सेल के मेम्ब्रेन्स को बनाने में काम करता है। अगर सेल्स के मेम्ब्रेन्स प्रॉपर रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है कि प्रॉपर तरीके से बॉडी में जाएगी। अगर सेल्स के मेम्ब्रेन अनहेल्दी रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, तो सेल्स अनहेल्दी हो जाएंगे। फिर हमने क्या समझा? कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद कर रहा है। फिर हमने समझा कि विटामिन D3 को बनाने में मदद कर रहा है। फिर हमने समझा कि मेल्स में जो है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में मदद कर रहा है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने में मदद कर रहा है, और जो है कि पित्ताशय में भी ये काम करता है, उसको प्रॉपर तरीके के फॉर्मेशन में काम करता है। जब इतना सारा फायदा है इस कोलेस्ट्रॉल का, तो भगवान ने क्या किया? इंसानों पे पूरा विश्वास नहीं किया, है ना, उन्होंने मशीन जो है कि हमारे बॉडी के अंदर ही फिट कर दिया, और उस मशीन को क्या बोलते हैं? लीवर। उस मशीन को क्या बोलते हैं? लीवर। तो हमारा लीवर ही क्या करता है? 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल कौन बना देता है? हमारा लीवर ही बना देता है। हमें लगता है कि हम खाना खाते हैं, और उसकी वजह से क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बढ़ रहा है। नहीं 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 नहीं, 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद बनाता है। जो बाकी जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आ रहा है, वो हमारे खान पान से जितना आ रहा है ना, केवल मात्र 20 to 30% ही कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो आ रहा है। जो हम खाना खाते हैं, तेल घी वाली चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसके जो है कि माध्यम से, मैदा की चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की चीजें खाते हैं, उसके माध्यम से जो कोलेस्ट्रॉल आता है, मात्र केवल 30% ही है। 70% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में लीवर बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर लीवर नहीं बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा सेल्स का मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे? अनहेल्दी हो जाएंगे। हमारी बोन्स का प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होगा। एस्ट्रोजन हम जो है कि हार्मोन जो है ना, हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होगा। तो लीवर क्या करता है? जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? लीवर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीजों में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। इतना तक सभी लोग क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? पहले हमने क्या समझा? कोलेस्ट्रॉल की अच्छाइयाँ समझा, मतलब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं कोलेस्ट्रॉल की। अब हम समझने वाले हैं कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है फिर।
क्या गड़बड़ है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो है ना खतरनाक हो जा रहा है, नुकसान कर रहा है। तो इसको जो है थोड़ा सा हम समझने वाले हैं, और इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और ए डायग्राम अगर आपने समझ लिया, कौन सा डायग्राम, ए वाला डायग्राम, अच्छा दिख रहा है डायग्राम, है ना, कुछ खौज पौज दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ, आसान है, सिंपल है, क्लियर है। अगर ये डायग्राम आपने समझ लिया सभी लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, आप कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है ना पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, पूरा डेप्थ तक आपको जो है कि नॉलेज आ जाएगा। इस डायग्राम को समझना क्या है, कैसे समझना, मैं आपको जो है ना सिंपल आसान भाषा में समझता हूँ। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ से खाएंगे, मुंह से खाएंगे। सभी लोग मुंह से खाना खाते हैं पक्का, मुंह से ही खाते हैं ना। तो जब हम खाना मुंह से खाएंगे, तो खाना कहाँ पे जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, पेट में ही जाएगा। तो ये खाना है, ऊपर में दिख रहा है ना, ये खाना, ये खाना क्या हो रहा है, ये फूड पाइप है ना, फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू ये खाना कहाँ पे चला गया, हमारे पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद क्या होता है, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, खाना टूटता है। और ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये खाना और टुकड़ों में टूट जाता है। पेट में जाएगा तो थोड़ा टूटेगा, और इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये खाना क्या हो जाएगा, और अच्छे तरीके से खाना क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये खाना इंटेस्टाइन में जाने के बाद, ब्रेक होने के बाद ये क्या होता है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। समझ लो, है ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, तो आसान हो जाएगा आपको जो है ना कोलेस्ट्रॉल को समझना। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। आपके खाने में जो भी प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में। और खाने में अगर फैट है, तो फैट कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में। खाने में प्रोटीन है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, खाने में फैट है तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। अब इस खाने में जो कुछ भी होगा, ये पेट में आने के बाद, इंटेस्टाइन में आने के बाद टूटेगा, और उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक क्या होगा, आपके जो है कि ब्लड स्ट्रीम, इसको ब्लड ट्यूब बोलते हैं, ब्लड ट्यूब में घूमने लगेगा। अगर खाने में ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमेगा, खाने में प्रोटीन होगा तो एमिनो एसिड आपके ब्लड में घूमेगा, अगर खाने में फैट होगा तो फैटी एसिड आपके ब्लड में घूमेगा। लेकिन ज्यादातर हम क्या खाते हैं, इससे हमें समझना है, ज्यादातर हम क्या खाते हैं। तो सवेरे हम जैसे उठते हैं तो हम चाय पीते हैं, सभी लोग चाय पीते हैं, 90% घरों में चाय पीते हैं लोग। चाय में क्या होती है, शक्कर होती है, चीनी, शुगर होता है। और शुगर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम क्या खाना खाते हैं, चाय के साथ साथ है ना, आजकल जो है ना थोड़ा टोस्ट भी चाहिए रहता है, ब्रेड भी चाहिए रहता है ना। और क्या चाहिए रहता है, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट भी चाहिए रहता है ना। टोस्ट ब्रेड नहीं रहा तो बिस्किट भी चलेगा, टोस्ट और ब्रेड नहीं रहा घर में तो बिस्किट भी चल जाएगा, है ना। और दो चार पांच बिस्किट तो अपन खा ही लेंगे चाय के साथ, चाय में डुबो डुबो के, डिप करके, डिप डिप करके अपन चाय में खाते हैं ना बिस्किट। तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। फिर हम दोपहर में, फिर हम जो है कि नाश्ते में क्या करते हैं, ज्यादातर घरों में, 90% घरों में क्या नाश्ता होता है, रोटी और सब्जी लोग खाते हैं। तो रोटी क्या होती है, गेहूं की रोटी होती है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। सब्जी में बिना आलू की तो कोई सब्जी बनती नहीं है ना। अगर हरी सब्जी भी बनाना रहे तो उसमें आलू नहीं रहे तो फिर मजा क्या उस सब्जी का। तो आलू क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने नाश्ते में भी क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट्स, तो किस में कन्वर्ट हुआ वो, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। दोपहर में हम क्या खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, 90% घरों में यही खाते लोग, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल। रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सब्जी में अगर आलू है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दाल में क्या है, थोड़ा मोड़ा जो है कि प्रोटीन है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ये मीटिंग खत्म होगी तो इसी लिंक से आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाना। तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे, फिर जो है कि दोपहर में आपने क्या किया, भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स खाया, और वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। शाम को क्या करोगे आप, इवनिंग में क्या करोगे, फिर से है ना, बिना चाय, चाय की शाम कैसी है ना, अगर चाय नहीं है तो फिर क्या मजा उस शाम का, है ना। तो चाय को फिर क्या करेंगे, हम शाम को फिर से पियेंगे, इवनिंग में फिर से पियेंगे। तो उसमें फिर से हमने क्या लिया, फिर से कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। और फिर रात में रोटी और सब्जी खा करके तान करके सो जाएंगे। तो रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सब्जी में आलू क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये देखो कि आपके दिन भर की थाली में आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड्रेट। और ये सारा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया,
ये कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता है, पूरे ब्लड में घूमने लगता है। जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा, अब इतना सारा आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा होगी तो ब्लड का कंपोजिशन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ब्लड के कंपोजिशन में, ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो ब्लड का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और तुरंत ब्रेन को सिग्नल जाएगा। पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन। दिख रहा है ना, सिंपल आसान लग रहा है अभी। ये जो डायग्राम हौच पौच लग रहा था, अब आसान हो गया। पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, इसको कम करो। तो ब्रेन तो कुछ करता नहीं है ना, ब्रेन क्या करता है, दूसरे को सिग्नल दे देता है। किसको, ये पैनक्रियाज को सिग्नल दे देता है। पैनक्रियाज को सिग्नल देता है। पैनक्रियाज क्या करती है, बीटा सेल्स के माध्यम से इंसुलिन सिक्रीट करती है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज में जाता है। और ग्लूकोज में जाने के बाद यहाँ से ग्लूकोज को निकालता है और जिस सेल को जरूरत होती है उस सेल्स के पास जाता है। और सेल्स के पास ये देखो क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, गेट्स होते हैं। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के पास लेकर के जाती है, सेल्स अपने गेट्स खोल देते हैं और ग्लूकोज अंदर चला जाता है। और एक माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम की एक्टिविटी होती है जिससे क्या हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड से लेकर के जो है कि सेल्स के पास लेकर के जाएगा। सेल्स के पास जैसे ही लेकर के जाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज जो है कि सेल्स को बोलेगा कि मेरे पास एक ग्लूकोज आया हुआ है, तुम अपना गेट खोल दो। इंसुलिन की बात सुनते ही क्या करता है, सेल्स अपना गेट खोलता है। गेट को खुलते बराबर ही ग्लूकोज अंदर चला जाता है और वहां पे बर्न होता है और ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सबको क्लियर है, इतनी प्रोसेस क्लियर है। मतलब कि आपने खाना खाया, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में जो है कि फ्लो होगा। और ब्लड में जो भी ग्लूकोज होगा उसको इंसुलिन क्या करेगी, निकालेगी, सेल्स के पास लेकर के जाएगी, सेल्स को ग्लूकोज देगी। और जैसे ही सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा, सेल जो है कि क्या करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम की एक्टिविटी के साथ वो क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हमारे बॉडी को इस तरीके से एनर्जी मिलती है। अब गड़बड़ कहाँ पे होती है हम ये देखते हैं। अब हमने खाना खाया, हमारे सेल्स को एनर्जी मिल गई, ठीक है। अभी सेल्स क्या है, एनर्जेटिक है। अब खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हम मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल में फेसबुक ऑन करते हैं। और ऑन करके बिस्तर पे बराबर मात्रा में लेट जाते हैं, पूरा हाथ पैर फैला करके। और एक रील्स देखा, फिर दो रील देखा, तीन चार पाँच 10 20 25 50 100 रील्स देखते देखते क्या हो गया, 1 घंटा निकल गया। और फिर उधर से क्या हो गई, शाम हो गई। मम्मी ने बोला बेटा शाम हो गई, चलो अब चाय पीते हैं। और चाय ला दिया। तो सेल्स क्या था, वो तो ऑलरेडी एनर्जेटिक ही था ना। आपने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, फिर से उसमें ग्लूकोज डाल दिया। फिर धीरे धीरे फिर से आप रील्स देखोगे या फिर कहीं जाओगे तो बाइक उठाओगे, फोर व्हीलर उठाओगे। तो सेल्स क्या है, एनर्जेटिक ही है। तब तक क्या हो गई, रात हो गई। फिर मम्मी ने बोला बेटा रात हो गई, अब तो खाना खाना पड़ेगा, रोटी सब्जी खा लो, बन गई है घर में। आपने रोटी सब्जी खाया, फिर से ग्लूकोज डाल दिया। अब सेल्स क्या थे, ऑलरेडी एनर्जेटिक ही थे, क्योंकि हमने क्या किया, उस एनर्जी को बर्न ही नहीं किया कहीं पे। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही वैसी हो गई है। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई, या तो हम बाइक से कहीं जाते हैं या फिर फोर व्हीलर से जाते हैं, सवेरे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है। ऑफिस में भी काम करते हैं तो लैपटॉप वगैरह पे आजकल काम हो गया है ना। और घर में रहते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, सोते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो अभी जब इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आता है सेल्स के पास, तो सेल्स अपना गेट ही नहीं खोलता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप लोग क्या करना, फिर से ज्वाइन हो जाना। हम कुछ देरी के बाद जो है ना, इस पे हम कुछ डेमो करने वाले, अगर आज समय मिला तो डेमो भी करेंगे। और हम समझेंगे एक वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है और कितना खतरनाक होता है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करना इसी मीटिंग के लिंक के थ्रू। अभी तक हम कहा थे कि सेल्स को क्या हुआ, एनर्जी जो है कि जरूरत नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, अपना गेट ओपन नहीं किया। अभी क्या होगा, ये ग्लूकोज फिर से ब्लड में घूमने लगेगा। और ऊपर से हमारा खाने की प्रोसेस चालू है, इनपुट चालू है। तो बार बार ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। ब्रेन बार बार पैनक्रियाज को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम करो। और बार बार पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है।
बार बार जब इंसुलिन सिक्रेट करती है, और इधर सेल्स क्या करता है, अपना गेट ही नहीं खोलता है, क्योंकि क्या है, एनर्जेटिक है। तो ये क्या करती है, इंसुलिन क्या करती है, इस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देती है, लीवर के पास लेकर के जाती है, और लीवर क्या करता है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या, कि जो खाना आपने खाया, जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो खाना किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा फैट। है। एक तो आप फैट खा ही रहे हो ऑलरेडी, है ना, तेल के माध्यम से, घी के माध्यम से आप फैट खा ही रहे हो। लेकिन ये जो ग्लूकोज आप जो खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हो, ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और इस फैट को ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड। जब आप कोलेस्ट्रॉल की जब आप रिपोर्ट निकालोगे ना, तो ये सारी चीजें दिखेगी आपको, है ना। तो आज समझ में आ गया। तो आप जो है ना, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हो, काम कर सकते हो। अच्छा, इस तरीके का ट्राइग्लिसराइड बनता है क्या, हाँ, इस तरीके से बनता है कि जो आप खाना खाते हैं, जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, वो खाना किस में कन्वर्ट करेगा, लीवर किस में कन्वर्ट करेगा, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि वो खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो ट्राइग्लिसराइड है, ब्लड में अकेले नहीं घूम पाता है, ब्लड में अकेले नहीं जा पाता है। तो ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में घूमने के लिए लीवर क्या बनाता है, वीएलडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वीएलडीएल क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में ले जाने के लिए लीवर क्या बनाता है, वीएलडीएल बनाता है। और वीएलडीएल में ट्राइग्लिसराइड को पैक कर देता है, और पैक करने के बाद इसको क्या करता है, ब्लड में छोड़ देता है। यहाँ पे एक और डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये वीएलडीएल है, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड की पैकिंग हुई, और इस ट्राइग्लिसराइड को वीएलडीएल के माध्यम से इसमें क्या किया गया, ब्लड के स्ट्रीम में छोड़ दिया गया, ब्लड वेसल्स में छोड़ दिया गया। अब जब जिस सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें से क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे कम होता है, और क्या बचता है, वीएलडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड इक्वल टू एलडीएल। क्या बचता है, वीएलडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड इक्वल टू एलडीएल। और ये एलडीएल क्या होता है, यही कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एक खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल क्या होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल इसको बोला जाता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी आर्टरीज में जा करके चिपक जाता है, क्योंकि चिपकाऊ कोलेस्ट्रॉल होता है। जो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपकी आर्टरीज में, हार्ट की जो वेन्स है, जो आर्टरीज है जिसमें हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें जा करके क्या होता है, चिपक जाता है। चिपक। क्लियर हुआ सभी लोगों को। अब ये चिपकना स्टार्ट कर देता है, इसी को बोला जाता है कि आपके बॉडी में ब्लॉकेज, जो है कि हार्ट में ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया है। अब हम आगे इसको जो है ना, वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है कि जाकर के डिपॉजिट होता है आर्टरीज में, और हार्ट अटैक का कारण कैसे बनता है। तो सभी लोग, ये जो है कि मीटिंग एंड हो जाएगी, लेकिन दोबारा फिर से रिकनेक्ट हो जाना, अगर आपको समझना होगा तो। नहीं समझना होगा तो आराम से घर में खाना खाना, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना, और जाकर के चुपचाप सो जाना। अभी तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक क्लियर हुआ। सिंपल है, जो हमने खाना खाया, जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने खाने में क्या लिया, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। ट्राइग्लिसराइड ब्लड में अकेले जा नहीं सकता, लीवर ने वीएलडीएल बनाया, वीएलडीएल में पैकिंग की, और ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में छोड़ दिया। जिस सेल्स को जैसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस